हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th का नया चैप्टर है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट क्लास के अंदर हमने डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, इन सब के बारे में देखा था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। इसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर था, ये क्या है, हमारा राइबोज का स्ट्रक्चर है, यानी राइबोज शुगर है। ठीक है, इसमें से हम जब इसकी एक टांग तोड़ देते हैं, कौन सी वाली, सेकेंड वाली और यहाँ से ऑक्सीजन को उड़ा देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज में से हम इसके फर्स्ट वाले से ऑक्सीजन और अल्कोहल ग्रुप हटा देते हैं, नाइट्रोजनस बेस लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या बन जाता है हमारा, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। और जब हम इसके इस वाले हाथ में से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप बना देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड सबको जोड़ते 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 हम क्या बनाते हैं, एक सिंगल स्टैंड बना लेते हैं। इस सिंगल स्टैंड को हम क्या बोलेंगे, डीएनए स्टैंड। ठीक है, सिंगल। ऐसे ही हमने दूसरी तरफ उल्टा करके दूसरा स्टैंड बना लिया, दोनों को जोड़ दिया और इसका नाम हमने क्या बोलते हैं, डबल स्टैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, दो स्टैंड मिल गए हमें, किसके, डीएनए के। किससे मिलके बने हमारा, क्या क्या चीज़ें, नाइट्रोजनस बेस, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, देखो फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, ये तीनों मिलके हमारा नाइट्रोजन एक बनाता है। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड ने मिलके ऐसे करते करते स्टैंड बना लिए दोनों, और दोनों स्टैंड मिलके इसको हम डीएनए स्टैंड्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैंने दो आपको बॉन्ड के नाम भी बताए थे। यहाँ पे देखो, एक बॉन्ड जो हमारा किसके, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनता है, इसको क्या बोलते हैं। और दूसरा हमारा यहाँ पे एक एसिड और एक अल्कोहल ग्रुप के बीच में भी हमारा कोई बॉन्ड बनता है, इसको क्या कहते हैं। ये दोनों बॉन्ड के नाम आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस क्या होता है। नाइट्रोजनस बेस होता है मॉलिक्यूल that contain nitrogen and act as building block for DNA and RNA। मतलब डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए जो नाइट्रोजन से बना हुआ कोई चीज़ है, उसको हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस जो है वो हमारे दो टाइप के होते हैं। नाइट्रोजनस बेस हमारे दो नाम हैं इसके, एक है हमारा प्यूरिन्स और दूसरा है प्रीमिडीन्स। ठीक है, प्यूरिन्स और प्रीमिडीन्स। प्यूरिन्स जो है वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा एडिनिन और गुआनिन एडिनिन और गुआनिन। और हमारा प्रीमिडीन्स जो है वो हमारे तीन टाइप के होते हैं, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं सबसे पहले किसके, डीएनए की। ठीक है, याद रखना डीएनए। डीएनए के अंदर हमारा क्या होता है, जो हमारा एक प्यूरिन है यानी एक ए है, वो हमारा टी के साथ जुड़ेगा। एक ए जो है वो हमारा किसके साथ जुड़ेगा, टी के साथ। तो हम क्या बोलेंगे इसको देखो इन डीएनए, यहाँ पे लिख दिया है मैंने। देखो जो ए है, ए के साथ टी जुड़ेगा, ए के साथ टी जुड़ेगा और जी के साथ सी जुड़ेगा। ठीक है, डीएनए के अंदर हमारे पास पांच है ना, तो दो दो का पेयर बना लेते। ए ने जोड़ लिया टी के साथ तो ऐड बन गया। और हमारा जी और सी, देखो सी को अगर मैं अच्छे से बनाऊँ तो मेरा ये जी की तरह ही बनेगा ना। अगर इसी सी को मैं अच्छे से बना दूंगी तो ये मेरा थोड़ा जी की तरह बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जी सी, मिलता जुलता नाम। तो ठीक है, तो जी के साथ सी। अब ए के साथ जब हमारा टी जुड़ता है तो दो बॉन्ड फॉर्म करता है, और जी के साथ सी बॉन्ड करेगा तो तीन बॉन्ड बनाएगा, ये याद रहेगा। अब हम बात करते हैं आरएनए की। आरएनए में क्या होता है कि ए के साथ तो टी ही जुड़ेगा, लेकिन ये जी के साथ ना गुड़ गोबर हो जाता है और ये जी यू बन जाता है, गु बन जाता है यानी इसके साथ सी नहीं जुड़ के क्या जुड़ जाता है, यू जुड़ जाता है, और फिर क्या बन जाता है, गु बन जाता है। ठीक है तो ये हमारा आरएनए में, आरएनए ने तो गुड़ गोबर कर दिया, लेकिन हमारा डीएनए जो ना वो एकदम परफेक्ट है। क्या है वो, ए के साथ टी जोड़ दिया और जी के साथ सी जोड़ दिया। जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखा ए टी, टी लिखा है तो हमारा ए लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर हमारा सी लिखा है तो उसके सामने वाला कौन सा होगा, जी ही होगा। लेकिन डीएनए में दिया है तो अगर यहाँ पे डीएनए की जगह कोई और नाम होता, जैसे बोले कि इन आरएनए, एक दिया है आपका, यू लिख दिया। अब पूछेंगे कि दूसरी साइड क्या होना चाहिए, तो आप क्या बताओगे, जी होना चाहिए, है ना। तो ये है आरएनए के अंदर अब देखो एक
साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, चारगाफ रूल बोलते हैं, चारगाफ रूल। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने चारगाफ ने क्या रूल दिया है इन्होंने कहा कि एक प्यूरिन दूसरे के प्रिमिडीन के साथ जुड़ेगा, यानी ए जो है वो इसके साथ जुड़ा है, ए क्या है हमारा, प्यूरिन है, और टी क्या है हमारा, प्रिमिडीन है। तो चारगफ रूल में क्या आता है कि एक प्यूरिन जो है वो हमारे दूसरे के प्रिमिडीन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, या फिर उल्टा भी बोल सकते कि एक प्रिमिडीन है तो उसके साथ हमारा प्यूरिन जुड़ेगा। मतलब मान लो मैंने अगर टी पहले लिख दिया तो इसके साथ हमारा टी के साथ ए ही जुड़ेगा, ये हमारा चारगफ रूल कहता है। ठीक है ये रूल पहला। रूल नंबर 1 क्या था कि एक प्यूरिन के साथ दूसरी तरफ हमारा प्रिमिडीन ही होगा। और दूसरी चीज़ कहते हैं, ये कहते हैं कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रीमिडीन। मतलब क्या कि एक हमारे पास स्टैंड है ऐसे, इस तरफ जो मान लो कि हमारे पास क्या है, जितने प्रीमिडीन है या प्रीमिडीन है, जैसे कि मान लो क्या क्या नाम दे सकते हैं। प्रीमिडीन में क्या होता है हमारा, ए होता है, एक जी होता है, ए होता है और जी होता है। तो जितना हमारे पास प्रीमिडीन है उतना ही दूसरी तरफ हमारे इसके सामने वाला क्या होगा, प्यूरिन होगा, यानी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ए जी वाले हो गए तो ए के साथ क्या जुड़ता है, टी, और जी के साथ क्या जुड़ता है, सी, तो ऐसे ही टी सी लिख दिया। अब जितना ये है यानी प्रीमिडीन है उतना ही सॉरी जितना प्यूरिन है उतना ही हमारा क्या रहेगा, प्रीमिडीन भी रहेगा। ठीक है, ये कौन सा रूल है, यानी अमाउंट। अगर मान लो इसमें 10 बेस पेयर है किसके, प्यूरिन के, तो 10 ही बेस पेयर किसके होंगे, प्रीमिडीन के होंगे। तो ये रूल हमारा हो गया। अब थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा है कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन डीएनए। क्या बोला, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन डीएनए। ठीक है, क्योंकि देखो डीएनए क्या होता है ना, डबल हेलिकल होता है, जो आरएनए होता है ना वो सिंगल स्टैंड होता है उसके अंदर, इसीलिए ये आरएनए पे फॉलो नहीं होता, हमारा डीएनए पे फॉलो होता है। ठीक है, समझ आया। अब आपको और समझाते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर भी समझा देते हैं थोड़ा सा और। देखो बच्चों, ये जो एक टर्न है यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्न माना जाएगा, इसको मैंने ऐसे टर्न किया ना तो ये पूरा, ये दो जो बने हुए ना, ये एक टर्न मिला के इसको हम बोलते हैं लूप। एक लूप है, क्या है हमारा, 1 लूप है। ये होता कितना है, इसकी लेंथ कितनी होती है, साइज कितना होता है, तो ये जो 1 लूप है वो हमारा 3.4 nm का होता है, यानी नैनोमीटर का होता है। ठीक है, इस एक लूप के अंदर, इस पूरे एक लूप के अंदर कितनी ये डंडियाँ होती है, तो आप बोलोगे 10, कितनी होती है, 10। इसमें 5 और ऐसे ही इसमें भी 5, तो टोटल कितनी डंडियाँ हैं, टोटल कितने बेस पेयर्स हैं इसमें, आप बोलोगे कि एक लूप के अंदर 20 बेस पेयर हैं। देखो मैंने बताया ना आपके पास कौन से आप तो नाम भी पता है आपको, ए है, जी है, ऐसे टी लिख दिया, सी लिख दिया, यू नहीं होता, सॉरी, इसमें क्या होता है हमारा, जी होता है ना। तो ये हमारा हो गया, ऐसे यहाँ ए टी जी सी टी ऐसे लिख दिया। तो टोटल कितने हमारे पास, कितने बेस पेयर हैं यहाँ पे, इस तरफ देखो कितने हैं, 5, इधर कितने हैं, 5, ऐसे इस तरफ भी लिखेंगे इस तरफ भी लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 और 5 10। अब ए के साथ मैंने बताया एट, जी सी, टी के साथ एट है ना, एट लिख दो, जी सी, यहाँ पे भी सी, ऐसे ही एट एट सी जी एट लिख दिया ना। अब ये देखो कितने टोटल हो गए हमारे पास, एक लूप के अंदर टोटल कितने बेस पेयर हैं, बेस पेयर कितने हो गए, पेयर में पूछूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पेयर्स हैं। और ओनली बेस पेयर अलग अलग नाम में पूछूं तो कितने हैं टोटल, 20 बेस पेयर्स हैं, तो 20 बेस पेयर। ठीक है, बेस पेयर कितने हैं, 20 हैं। एक लूप में 20 बेस पेयर है। अब आपको ये जो स्टैंड के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस जैसा दिख रहा है ना, इनके बीच का गैप, ये भी पूछ सकते हैं कि ये कितने गैप है, मतलब कितना इसका
मीटर में है, सेंटीमीटर में है, कितना है ये, ठीक है। तो ये आपको बताते हैं कि 1 और 2 इन दोनों स्टैंड के बीच का जो गैप होता है वो हमारा होता है 0.34 नैनोमीटर, या फिर हम इसको 3.4 एंगस्ट्रॉम भी लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो टोटल कितना है यहाँ पे हमारे पास 3.4 नैनोमीटर है। 3.4 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, 10 पीसेस है ना इसके, तो कितने टुकड़े हो गए 10। तो इसको हम और क्या करते हैं 10 से डिवाइड कर दे तो हमें 1 मिल जाएगा, है ना। तो वो कितना है हमारा 0.34 नैनोमीटर, या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए आप इतना रिवाइज करते रहिए, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।